तो बच्चों, मैं वैभव स्वागत करता हूं आपका अपनी कक्षा पर, जहां पर हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर के नोट्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे पूरे का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तुम्हें साथ के साथ पता लगेगा कि हाँ, हम एनसीईआरटी को पूरे का पूरा कवर करते हुए चल रहे हैं। साथ में यहाँ पे इस चैप्टर की जो कहानी है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की, इसको थोड़ा सा लिंक करेंगे हम इकोनॉमिक्स से। देखो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है वो कंट्री डेवलप होगा ही होगा। तो इकोनॉमिक्स में हमने 3 सेक्टर पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर जहां पे हम रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर इस रॉ मटेरियल की हेल्प से जो वो फिनिश्ड गुड बनाता है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर, जहां पे ये फिनिश्ड गुड जाके सेल होगा, यानी कि सर्विसेज मिलेंगी, वो हो जाएगा आपका टर्शरी सेक्टर। तो देखो, ये तीनों सेक्टर को लिंक करती है एक चीज, क्या है वो है ट्रांसपोर्टेशन। चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो वाटरवेज हो, या फिर वो आपका एयरवेज हो। हमें पता है कि हम इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना सामान भी भेजेंगे, तो उस चीज़ के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो हम यहाँ पे इन सभी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि भाई टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई इंटरनेट की क्या ज़रूरत है, टेलीकम्युनिकेशंस की क्या ज़रूरत है। देखो, हमें पता है हमारा कंट्री जो है आज की डेट में क्या कंट्री है, आज भी एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का। तो एग्रीकल्चर में अगर कोई किसान है, उसे खेती करनी है, जब सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि अगर इंटरनेट ना होता तो उसे पहले से पहले मौसम के बारे में ना पता लगता। अब मौसम के बारे में उसे पता लग सकता है, पहले से पहले वेदर फोरकास्ट मिल जाता है उसको, तो उस वेदर फोरकास्ट के हिसाब से वो अपनी क्रॉप को ग्रो कर सकता है या सेव कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक कहानी और है, क्या भाई, जो हमारे यहाँ पे पोस्टल नेटवर्क है इंडिया का, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है वर्ल्ड का। सोचो, हमारे यहाँ पे अगर आप कश्मीर में जाओगे तो कश्मीर की जो डल लेक है ना, दाल लेक जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी पोस्ट ऑफिस है, पता है तुम्हें। तो उसके अलावा हम इसमें क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, साथ ही साथ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टूरिज्म के बारे में, कि टूरिज्म भी क्या लाइफलाइन है या ट्रेड है एक तरीके का। तो बिल्कुल सही बात है, टूरिज्म भी ट्रेड है, क्योंकि वो क्या करता है, टूरिस्ट हमारे यहाँ इंडिया में आएंगे आउटर कंट्रीज से, तो हमें क्या मिलेगा, उससे फॉरेक्स मिलेगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जम के बैठो। चैप्टर पूरे का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो बच्चों देखो, हमारा जो चैप्टर है वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं कि बेसिकली जो हमारा चैप्टर है वो एक थीम पर बेस्ड है। वो थीम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन क्या है, शुरू करते हैं चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन को ऐसे समझो बच्चा कि अगर आपके यहाँ पे कोई चीज़ आपको मार्केट से खरीदनी है तो हर चीज़ तो आपके घर के पास अवेलेबल है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने घर से निकल के मार्केट तक जाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों के मार्केट बहुत पास में हो तो वो पैदल जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के घर से मार्केट बहुत दूर हो सकता है तो उनको ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहीं पे ये कहानी शुरू होती है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर की कहानी में जब तुम पढ़ोगे कि द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या कह रहा है कि किसी भी कंट्री में जो मूवमेंट है किसी भी सामान का या सर्विसेज का, उसको उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। इसीलिए किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट का ग्रोथ है, यानी कि डेवलपमेंट का जो ग्राफ है, वो डेवलपमेंट का ग्राफ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उस कंट्री में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और उसकी पॉपुलेशन को, यानी कि उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनको कितने इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। तो उसी के ऊपर किसी भी कंट्री का जो ग्राफ है वो अवेलेबल रहता है। तो देखो, हम लोग जो है ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ जी रहे हैं। तो फास्ट लाइफ जीने के लिए हमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। तो हमें पता है कि हाँ चलो भाई, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लो, आज सुबह ऑर्डर करेंगे शाम तक सामान आ जाएगा। नहीं तो अगर अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो हो सकता है कि वो 1-2 दिन बाद आए। तो हम ये कोशिश करते हैं कि चलो यार, अमेजन प्राइम की सब्सक्रिप्शन लेके ये काम कर देते हैं, क्योंकि हमें सामान की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो ये चीज़ें हैं। तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है।
इसके बाद की कहानी अगर तुम समझते हो तो कहानी क्या कहती है कि जब आप किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो तो उसी चीज को क्या बोला गया है, ट्रांसपोर्टेशन बोला गया है ना। आप वो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी हो सकता है, आप रोडवेज का सहारा ले सकते हो, अपनी कार से जा सकते हो, ठीक है, या बस से जा सकते हो तो रोडवेज हो गया। हाँ, अगर आपको किसी दूसरे शहर में जाना है तो उस कंटेक्स्ट में आप रेलवेज का भी यूज़ कर सकते हो, या कहीं घूमने जाना है तो आप एयरवेज का भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे अगली कहानी क्या है कि देखो, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ अवर अर्थ, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट डोमेन है हमारी अर्थ में जहां पे हम मूवमेंट कर सकते हैं। सबको पता है लैंड पर कर सकते हैं, तो लैंड पर जब मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, रोडवेज भी बोल सकते हैं, इसको डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे। रेलवेज भी बोल सकते हैं, वो भी लैंड पर ही है, या पाइपलाइंस भी बोल सकते हैं। फिर वाटरवे में आएंगे कि पानी में हम मूवमेंट कर सकते हैं। फिर एयरवेज में आएंगे, यानी कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स जो होंगे वो किस में आ जाएंगे, एयरवेज में आ जाएंगे। इसके बाद की कहानी क्या कहती है भाई, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्या क्या। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर कहानी की बात करें तो लैंड पर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रोडवेज हो सकता है, रेलवेज हो सकता है, या पाइपलाइंस हो सकता है। यानी कि आपके घर में जब हम पहले बात देखते हैं, आपसे कुछ टाइम पहले की बात देखते हैं, तो गैस सिलेंडर्स यूज करने पड़ा करते थे, लेकिन आजकल बड़े शहरों में क्या होने लगा है, पाइपलाइन के थ्रू आपके जो गैस है, गैस जो है आपके पाइपलाइन के थ्रू आपके घर तक पहुंच रही है। तो यानी कि पाइपलाइन भी एक अच्छा सोर्स है किसके लिए, मूवमेंट के लिए, किसके, गुड्स के मूवमेंट के लिए। यानी कि उससे हम पेट्रोलियम या जो पीएनजी है, नेचुरल गैस है, उसको सप्लाई कर सकते हैं इजीली। इसके बाद जो अगला मूवमेंट आता है हमारा, अगला मूवमेंट आएगा वो कौन सा, वाटर का। वाटर भी मूवमेंट 2 तरीके का होता है, या तो वो इनलैंड होगा या फिर वो ओवरसीज होगा। इनलैंड का मतलब एक क्लोज सिनेरियो में, यानी कि एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर अगर आप मूव कर रहे हो तो वो कैसा मूवमेंट कहलाएगा बच्चे, इनलैंड मूवमेंट कहलाएगा। लेकिन वहीं आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका ओवरसीज मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कहानी तुम्हें समझ में आई। इसके बाद जो अगली कहानी आती है वो आती है हमारे पास एयरवेज की। एयरवेज में एक एयरवेज तो होगी हमारी डोमेस्टिक एयरवेज, यानी कि जो एक टेरिटरी के अंदर ट्रेवल करोगे। एक होगी इंटरनेशनल, जब आप एक कंट्री से बाहर दूसरे कंट्री जा रहे हो तो वो हो जाएगी इंटरनेशनल एयरवेज। यहां पे अगली कहानी जो हमारे पास आती है, अगली कहानी को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहां लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये तीनों एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, यानी कि लिंक करते हैं। कैसे लिंक करते हैं, इस कहानी को समझो कि भाई अगर मुझे मेरे घर में सामान खत्म हो गया तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि भाई या तो मैं क्या कर लूं, फोन करके दुकानदार को मंगा लूं, वो मेरे घर पे डिलीवर कर जाएगा, ठीक है, या मुझे दुकानदार से नहीं मंगाना, मुझे अमेजन से मंगाना है तो मैं फोन उठाऊंगा ना, तो यानी कम्युनिकेशन कर रहा हूं कहीं ना कहीं। या दुकानदार जो है, जो शॉपकीपर है, उसके पास सामान खत्म हो गया है, उसे फैक्ट्री से सामान मंगाना है, तो उसे भी तो किसी ना किसी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो शॉपकीपर है वो ट्रेड भी कर रहा है, जो कंपनी है वो भी ट्रेड कर रही है, तो कम्युनिकेशन भी हुआ और उनके पास तक सामान आया और उनके पास से कंज्यूमर तक सामान पहुंचा, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब सोचो, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का अगर नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को कहीं भी चुटकियों में पहुंचा सकते हो। जैसे मनी ट्रांसफर का एग्जांपल लो, है ना, तो मनी ट्रांसफर, आपने कहा कि भाई मुझे इतने पेयर ऑफ शूज चाहिए मेरी दुकान के लिए, वो कहेगा कि सर आप पैसा भेज दो। अब आप कैश लेके अगर वहां जाओगे तो कैश लेके जाने में बहुत सारे खतरे, हो सकता है कोई चोर मिल जाए, कोई डाकू मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपके पास पैसा सेफ नहीं है। लेकिन आज के डेट में आपने कहा ठीक है सर, मैं क्या कर दे रहा हूँ, गूगल पे कर दे रहा हूँ, फोन पे कर दे रहा हूँ, पेटीएम कर दे रहा हूँ, कुछ भी कर दे रहा हूँ, तो या फिर मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू NEFT कर दे रहा हूँ या RTGS कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी होगा, तो उस कंडीशन में ये कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर ये चीजें रहेंगी ठीक से तो कंट्री बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आगे की कहानी जो है वो समझो क्या कहती है हमारी, कि भाई रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। रोडवेज है क्या, सबको पता है, जो रोड के ऊपर मूवमेंट हो रहा है उसको रोडवेज कहा गया है। रोडवेज में हम 3 तरह की चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो प्रॉपर रोडवेज पढ़ेंगे, फिर रेलवे मींस लैंड के ऊपर रोडवेज आ गया, लैंड में रोडवेज हो गया, फिर रेलवेज हो गया, और रेलवेज के बाद क्या हो जाएगा हमारा,
पाइपलाइंस हो जाएगा। ये तीनों की तीनों चीज़ें किसकी पार्ट हैं? लैंड की। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं रोडवेज को। तो रोडवेज की अगर बात करी जाए तो इंडिया में इतनी सारी रोड्स हैं। अगर आप इस मैप को देख रहे हो ध्यान से तो देखो कैसा स्पाइडर वेब सा दिखाई दे रहा है ना, है ना। तो ये जो वेब है, अगर आपको इसको स्ट्रेट लाइन में खींचोगे, यानी कि जितने भी रोड्स हैं इंडिया में, अगर उनको एक सीधी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हो तो कितनी लंबी लाइन बनेगी? 56 लाख किलोमीटर की लंबी लाइन बनेगी, पता है? तो सोचो कितना ज्यादा होता है 56 लाख किलोमीटर। तो इतना बड़ा इंडिया में रोड नेटवर्क है। अब रोड नेटवर्क इतना ज्यादा वाइड है, इतना ज्यादा वाइड है कि उसने रेलवेज को बहुत पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम है और इजी टू बिल्ड है, यानी कि बिल्ड और मेंटेन करने में क्या है, बहुत जल्दी बन भी जाती हैं और उनको मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत कम होती है। अब सोचो ट्रेन चल रही है किससे? रेलवेज चल रहा है किससे? एक उसमें लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव क्या होता है बच्चा? लोकोमोटिव जो इंजन होता है उसको लोकोमोटिव बोला जाता है। तो लोकोमोटिव की सर्विसिंग भी होनी है। जो रेलवे ट्रैक बिछे हुए पुराने भी होंगे तो उनकी जो कहते हैं टीयरिंग होगी या कुछ भी होगा तो उस कंडीशन में उनको चेंज भी करना पड़ेगा, तो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब रोड के कंटेक्स्ट में क्या है कि एक पैच खराब हुआ, उस पैच को ठीक कर सकते हो या उस पैच के आसपास का एरिया थोड़ा सा तोड़ के उसको थोड़ा ज़्यादा ठीक कर सकते हो, ये तरीका होता है। उसके बाद आता है एडवांटेजेस क्या क्या है। देखो एडवांटेजेस के बारे में सबसे पहले तो चीज़ है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट इज मच लोअर, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल है रोड्स बनाना किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए। रोड्स कैन मोर ज्योग्राफिकली हार्डर लोकेशन देन कैन नॉट बी डन बाय द रेलवेज, यानी कि आप कहीं भी जा सकते हो रोड्स को बनाने के लिए। जैसे आपने पता ही होगा हिमाचल प्रदेश में अटल टनल हमने सुना होगा, है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी रिसेंटली। ठीक है, क्या है, एक तो उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया किसी भी नेशनल हाईवे पर सबसे लंबी टनल, है ना, सबसे लंबी टनल है किसी भी नेशनल हाईवे पे जो अटल टनल है। तो पॉसिबिलिटी थी कि रेलवेज वहाँ पे इतनी इजीली नहीं बनेंगी क्योंकि एक तो हिमालयाज में स्लोप ज़्यादा होता है, लैंडस्लाइड होने का खतरा ज़्यादा होता है। लैंडस्लाइड हुई बार बार, रेलवे ट्रैक खराब हो गया, बार बार रेलवे ट्रैक को मेंटेन करते रहो। रोड खराब हुई, रोड को मेंटेन करना ईजी है। ठीक है, इसके बाद क्या, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है यार, है ना। सस्ता कैसे कि फॉर एग्जांपल आपके 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों ने कहा यार चलो घूम के आते हैं कहीं पे आसपास के एरिया में, है ना। तो आसपास के एरिया में आपने देखा कि अगर हम बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से जाने के लिए हमें लग रहा है लगभग 10,000 रुपीज़ लग रहे हैं। फिर दिमाग लगाया कि यार हम में से कितने लोगों पे गाड़ी चलानी आती है, यार 3 लोगों पे तो गाड़ी चलानी आती है, तो चलो हम एक काम करते हैं, इतने का तो पेट्रोल भी नहीं लगेगा, 5,000 रुपये हमारे सेव हो जाएंगे, 5,000 रुपये के पेट्रोल में वहाँ से घूम के आ जाएंगे सब लोग, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि इकोनॉमिकल है। दूसरा डोर टू डोर सर्विस है, आपके घर से सड़क शुरू होती है जहाँ भी आपको जाना है, रेलवे ट्रैक आपके ऐसे घर से शुरू नहीं हो सकता, है ना। तो आपने जो अमेजन पे ऑर्डर किया या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया या किसी भी वेब पोर्टल पे ऑर्डर किया है तो वो सीधे का सीधा आपके घर आएगा। दूसरा फीडर बस सर्विस की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप जब एयरपोर्ट जाते हो तो एयरपोर्ट पे से आपको एरोप्लेन तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचते हो? बस में बैठ के पहुंचते हो ना, तो वो फीडर बस सर्विस की तरह से भी काम करते हैं। या आपको एयरपोर्ट तक भी जाना है तो आप कैब का सहारा लोगे या किसी बस का सहारा लोगे, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना, मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे भी रोडवेज हमारे लिए अच्छी रहती है। अब रोडवेज को इंडिया में कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, ठीक है, स्टेट हाईवेज के बाद आती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बाद आती है बॉर्डर रोड्स और बॉर्डर रोड्स के बाद आती है अदर रोड्स। इन 6 कैटेगरी में हमारे यहाँ पे जो रोडवेज है उसको डिवाइड किया गया है। लेकिन इनको डिटेल में समझने से पहले एक चीज समझो, तुमने माइलस्टोन्स देखे हुए इंडिया में अलग अलग कलर के, तो अगर वो माइलस्टोन येलो कलर का है ऊपर से तो यानी कि आप नेशनल हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हो, ग्रीन कलर का है तो आप स्टेट हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हो, ठीक, ऑरेंज कलर का है तो आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हो, किसी रूरल रोड पे ट्रेवल कर रहे हो, और वहीं पे अगर वो ब्लैक या ब्लू है तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट रोड पर ट्रेवल कर रहे हो। तो ये कहानी है हमारे यहाँ पे जो नेशनल हाईवेज हैं या जो रोडवेज है, रोडवेज को देख के आप पहचान सकते हो कि कितनी कौन सी कैटेगरी की रोड है। हमने 6 कैटेगरी पढ़ी, ठीक है, तो ये अदर रोड्स में आ जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स में आ जाएगा, ये नेशनल हाईवेज में आ जाएगा और ग्रीन कलर वाला स्टेट हाईवेज में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, आगे की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले पढ़ते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल नाम समझ में आते ही हमें क्या है कि कोई ऐसी फिगर जो कैसी होगी
4 कोने वाली फिगर होगी, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है। तो क्वाड्रिलेटरल किस लिए बनाया गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारे यहाँ के जो मेजर 4 सिटीज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता, इनको ज्वाइन करने के लिए हम एक रोड नेटवर्क बनाते हैं जिसको बोला जाएगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर दिल्ली से लेके मुंबई, मुंबई से लेके चेन्नई, चेन्नई से लेके कहाँ तक? आपका कोलकाता तक। तो इसी को क्या बोला गया? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने का काम दिया जाता है किसको? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या है? जो भी एक्सप्रेस वेज हैं या इस टाइप के सुपर फास्ट प्रोजेक्ट हैं जिन पे बहुत तेजी से काम होना चाहिए, या जो रोड्स पे गाड़ियों का मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा स्पीडली रहेगा, वो सारे के सारे रोड्स कौन बनाएगा? NHAI बनाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाएगी, ये याद रखना, ठीक है। अब इसी में क्या कहा गया कि भाई हम एक काम करते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बना देते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल के अलावा हम नॉर्थ में श्रीनगर और साउथ में कन्याकुमारी को ऐड कर देते हैं, तो इसको बोला गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि ईस्ट में असम से लेके वेस्ट में गुजरात तक हम क्या बना देते हैं? एक कॉरिडोर बना देते हैं, सीधी रोड बना देते हैं जो उस क्वाड्रिलेटरल को क्रॉस करते हुए जाएगी, तो उसको क्या बोला गया है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। यहां पे देख लो, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, सिलचर असम से लेके पोरबंदर गुजरात तक, ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कौन बना रहा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है। मैप को देख लो ध्यान से, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहां पे ये पूरे का पूरा है, ठीक है। टोटल लेंथ जो बननी है, ठीक, टोटल लेंथ बननी है कितनी? 5846 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, यहां पे लिखा हुआ है। इंप्लीमेंट कितना हो चुका है? 4551 किलोमीटर इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज लिखी हुई है यहां पे। इसके बाद बारी आती है हमारे पास नेशनल हाईवेज की। मैंने बताया ना जिनका येलो। अब इंडिया में पहला नेशनल हाईवे कौन सा था? नेशनल हाईवे सूर डायनेस्टी में शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी ने जो इंडिया का पहला नेशनल हाईवे, जिसे हम GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, वो बनाया था। वो कहां से कहां तक बनाया था? बेसिकली वो लाहौर से लेके कोलकाता तक था। 1947 में इंडिया का पार्टीशन होता है। पार्टीशन के बाद लाहौर कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और लाहौर के सबसे नियरेस्ट जो सिटी था इंडिया में वो था कौन सा? अमृतसर। तो अमृतसर में हमने क्या किया, जो वो नेशनल हाईवे था इतना लंबा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, NH1 और NH2। यानी कि आप अमृतसर से दिल्ली तक ट्रेवल कर रहे हो तो उसी रोड पर ट्रेवल कर रहे हो जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, यानी कि जिसको GT रोड बोला जाता है, तो वो है NH1। लेकिन आप दिल्ली से कोलकाता जा रहे हो, वो वही रोड है, शेरशाह सूरी वाली रोड, लेकिन आप कौन सा हाईवे पकड़ोगे? उसके लिए NH2, यानी कि अमृतसर से कोलकाता तक जो हाईवे बचा था उसको क्या कर दिया गया? 2 पार्ट में बाइफरगेट कर दिया गवर्नमेंट ने। नेशनल हाईवे 1 अमृतसर से दिल्ली, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता। और यहां पे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? NH1 का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? NH1 का नाम चेंज करके कर दिया है NH44। अब यहां पे क्या है, इसका रोड को बनाता कौन है? नेशनल हाईवेज को बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्यों बोला? क्योंकि रोड को जो बेसिकली यूज करेगा वो कौन करेगा? पब्लिक यूज करेगी, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? कौन बनाएगा? CPWD बनाएगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाएगा। इसके बाद अगली कहानी जो है वो है हमारी स्टेट हाईवेज की। स्टेट हाईवेज को क्या कहा गया है? स्टेट हाईवेज का मतलब यह है कि जो उस स्टेट की कैपिटल है, जैसे यूपी का एग्जांपल लें, यूपी की जो कैपिटल है वो क्या है? लखनऊ। और उन लखनऊ से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होंगे वहां तक, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक एक रोड जा रही होगी, उसको क्या बोला गया है? स्टेट हाईवे बोला गया है, ठीक है। जैसे लखनऊ कैपिटल है, लखनऊ से गोरखपुर जाना है तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर हुआ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुआ, तो लखनऊ से गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जो रोड जा रही है उसको क्या बोल दिया गया? स्टेट हाईवे बोल दिया गया, ठीक है। इन रोड्स को कौन बनाता है? SPWD, स्टेट बना रही है, तो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। 2 गवर्नमेंट हमारे यहाँ, सेंट्रल और स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट CPWD और स्टेट गवर्नमेंट SPWD, यानी कि स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स।
डिस्ट्रिक्ट रोड को अगर तुम देखोगे तो हमने पंचायती राज में पढ़ा 3 लेवल पे गवर्नमेंट है। सबसे पहले विलेज लेवल, फिर उसके ऊपर ब्लॉक लेवल और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसे जिला परिषद बोलते हैं। तो ये जो जिला परिषद के लोग हैं ये डिस्ट्रिक्ट रोड बनाते हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट रोड का मतलब क्या है कि भैया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो अदर जगह हैं उस शहर के आसपास की, उनको कनेक्ट करना, वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इनको किसने बनाया, जिला परिषद ने बनाया, ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। आगे की कहानी आती है अदर रोड्स। अदर रोड्स में जो गांव में जो रोड्स होती हैं, रूरल रोड्स होती हैं, उनको अदर रोड्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इस टाइप का ऑरेंज कलर का एक बोर्ड दिखाई देगा, या जो माइलस्टोन है वो ऊपर से इस टाइप से ऑरेंज कलर से पेंटेड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी रूरल रोड पर ट्रेवल कर रहे हो, जो किस स्कीम के अंदर बनाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर बनाई गई थी। तो यहाँ पे इसका काम क्या था मेन, कि हर गांव को उसके नियरेस्ट टाउन तक जोड़ना था। अब गांव में तो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, शॉपिंग के लिए आपको या सामान लेने के लिए आपको शहर जाना पड़ता था। तो उस टाइम पे ऑल सीजन रोड नहीं हुआ करती थी। तो इसमें क्या बात की गई कि भाई हम कैसी रोड बनाएंगे, ऑल सीजन रोड बनाएंगे, कि बरसात में भी चलने में किसी को दिक्कत ना हो। स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो यहाँ पे बेसिकली काम क्या है, हर गांव को उसके नियरेस्ट टाउन से जोड़ने का काम है। फिर बारी आती है हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की। बॉर्डर रोड्स यानी कि इंडिया का जितना भी बॉर्डर एरिया है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है बच्चे, कि अब उनको राशन पहुंचाना है जो हमारे सोल्जर्स हैं, है ना। अगर कारगिल वॉर को याद करोगे, 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था, तो कारगिल वॉर में जो टाइगर हिल है, टाइगर हिल को हमने कैप्चर किया था। तो टाइगर हिल को कैप्चर करने के पीछे रीज़न क्या था, कि वो एक ऐसी लोकेशन थी कि वो हमारे जो NH1 है उसको वॉच कर रही थी। यानी कि वहाँ से जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो डायरेक्ट उस पर अटैक कर सकते थे टाइगर हिल से। क्यों, क्योंकि उस रोड के थ्रू ही हमारे इंडियन सोल्जर्स तक क्या पहुंचता था, खाने का सामान पहुंचता था, या जो गोला बारूद है वो पहुंचता था। तो इसीलिए यहाँ पे सिविलियंस की जान को खतरा हो सकता है, या कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का खतरा नहीं डाल सकती। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसको बोला गया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बना कब था, 1960 में बना था, बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये भी तुम्हारा हो गया। तो यानी कि हम रोडवेज पढ़ चुके हैं। रोडवेज हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर्स रोड और क्या, बॉर्डर रोड्स, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब आप लेह लद्दाख जाते हो तो वहां पे जो सड़कें बनी हुई हैं वो किसने बनाई हैं, ब्रो, है ना, ब्रो कोड होता है ना, जैसे ऐसे ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। रोड्स जो होती है वो कितने तरीके की होती है, 2 तरह की होंगी, एक मेटल रोड, एक अनमेटल रोड। कच्ची सड़क, पक्की सड़क, है ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नहीं, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। कच्ची सड़क कौन सी, जो मिट्टी की है ना, जो बारिश पड़ेगी तो खराब हो जाएगी। पक्की सड़क जो कंक्रीट से बनी हुई है ना, उसको क्या बोला गया, पक्की सड़क। तो यानी कि मेटल रोड और अनमेटल रोड। मेटल रोड वो है जो पक्की सड़क है और अनमेटल रोड वो है जो कच्ची सड़क है। आगे कहानी शुरू होती है रेलवेज की। इंडिया में रेलवेज इतनी इंपॉर्टेंट है, किसी भी पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा जो लोगों को नौकरी दी है वो कौन से डिपार्टमेंट ने दी है, रेलवे डिपार्टमेंट ने दी है। मींस इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि 1924 में ब्रिटिशर्स ने जो बजट आता था उसको सेपरेट कर दिया था यूनियन बजट से। वो बात अलग है, 2017 से यूनियन गवर्नमेंट ने रेलवे बजट और किसको, यूनियन बजट को मर्ज कर दिया है। बेसिकली सोचो 2017 से पहले यानी 2016 में लास्ट रेलवे बजट आया था, 1924 से स्टार्ट हुआ था। इतना ज़्यादा बड़ा वाइड स्ट्रक्चर है इस रेलवेज का कि हमें एक सेपरेट बजट की ज़रूरत पड़ती थी इसके डेवलपमेंट के लिए। रेलवेज की अगर बात करी जाए तो इंडिया रेलवे जो है बहुत पुराना है कंट्री में। पहली ट्रेन जो है लगभग कब चली थी हमारे यहाँ पे, 1853 में चली थी, बॉम्बे से थाने के बीच में। आज डेट में वो मुंबई हो गया है, ब्रिटिशर्स ने चलाई थी। ठीक है, कितने लंबी थी, 34 किलोमीटर की थी। ठीक, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो रेलवेज की बात करी जाए तो रेलवेज हमारे यहाँ पे बहुत सारे कामों में यूज होती है। जैसे हमारे यहाँ पे
फ्राइट यानी कि सामान, फ्राइट का मतलब क्या होता है, सामान को ढोने के लिए। इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, DFCC, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी बनाया है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मतलब क्या है कि जैसे ट्रेन्स होती हैं, जो मालगाड़ी होती हैं, वो डबल डेकर बनाई जाएंगी, यानी कि ट्रैक्स को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि एक मालगाड़ी अगर पहले 100 कंटेनर लेके जा रही थी, वो उसी ट्रैक पे अब 200 कंटेनर लेके जा सकती है। तो फ्रेट्स के लिए तो ही है ज़रूरी, जाहिर सी बात है, पैसेंजर्स के मूवमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज अलोंग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज। अब देखो यहाँ पे साइट सीइंग और पिलग्रिमेज की बात की गई। साइट सीइंग, दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन किसको नहीं पता साइट सीइंग के काम आती है ना। बाकी पिलग्रिमेज के लिए जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया था, रामायणा सर्किट लॉन्च किया था। रामायणा सर्किट क्या था, दिल्ली से एक ट्रेन चलेगी जो अयोध्या से कहाँ तक लेके जाएगी, आपको तमिलनाडु तक लेके जाएगी, और तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर, और फिर वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय प्लेन या बाय शिप आपको श्रीलंका लेके जाएगी। श्रीलंका में आपको पता है लंका के नाम से जानते हैं कि भाई हाँ, वहाँ पे राम जी ने राम सेतु बनाया था, और राम सेतु बना के लंका से सीता मैया को उठा के तो रावण लेके गया था, वापस लेकर आए थे, है ना। क्या बोल रहा हूँ, उठा के लाए थे नहीं, वापस लेकर आए थे, है ना। तो ये इस टाइप से जो स्कीम्स है, जैसे तुमने सुना होगा डेक्कन ओडिसी, गूगल कर लेना, तुम्हें पता लग जाएगी, बहुत लग्जूरियस ट्रेन हैं। किस लिए हैं, क्योंकि ट्रेवल कराने के। महाराजा एक्सप्रेस, ये इस टाइप की ट्रेन को गवर्नमेंट टाइम टाइम पे चलाता है, इंडियन रेलवेज, है ना। हैव बीन ए ग्रेट इंटीग्रेटेड फोर्स मोर देन 150 ईयर्स, 1853 में आया था। सोच लो कितने ज़्यादा पुराना रेलवेज है हमारे यहाँ पे। अगर आप दिल्ली आते हो, दिल्ली में पुरानी दिल्ली के पुल के पास जाओगे ना, पुरानी दिल्ली है ना, जो ओल्ड दिल्ली वाला जो ब्रिज है ना, डबल डेकर ब्रिज है, वो पता है कब बनाया था ब्रिटिशर्स ने, 1862 में बना दिया था वो पुल, समझो। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जो लोहे का पुल आता है लाल किला के पास से, तो सोचो कितना पुराना है वो भी। इसके बाद आती है अब हमारे पास कि कितने जोन्स में डिवाइडेड है, 18 जोन्स में डिवाइडेड है। ये नोट्स में मैं दे दूंगा, वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, है ना, लेकिन हाँ फिर भी कितने जोन्स हैं, कहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है, ये पूरी डिटेल इस स्लाइड में है। तो 18 जोन्स में डिवाइड किया गया है इंडियन रेलवेज को। इसके बाद की कहानी में क्या आता है, देखो, रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। ये 3 फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है फिजियोग्राफिक, कि कहाँ आप रेलवेज को बना सकते हो, है ना। जाहिर सी बात है पहाड़ में नहीं बना सकते, हमने पढ़ा है, स्लोप इतना ज़्यादा है कि ट्रेन को बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है नॉर्दर्न प्लेन्स है भैया, तो यहाँ तो फेवरेबल कंडीशन होगी ही होगी, विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, यानी कि एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को ट्रेवल करने के भी काम आती है। ऑब्स्टेकल क्या है यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में, लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स होते हैं, उनके ऊपर बार बार पुल बनाना पड़ेगा, आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। एक चीज़ याद रखना कि जब भी अगर आप कहीं देखते हो ना, वो जो रेलवे का पुल होता है, किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर से कोई ब्रिज जा रहा होता है, तो वो याद रखना वो हमेशा कौन बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज बनाता है, उसे NHAI नहीं बनाएगा, याद रखना ये चीज़, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ भी रेलवे ट्रैक होगा, रेलवे ट्रैक के ऊपर वाला हिस्सा हमेशा इंडियन रेलवेज बनाएगा। प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की जाती हैं ट्रेन के द्वारा, सबको पता है। सबसे पहली चीज़, ट्रेवल विदाउट टिकट। ये तो इंडियंस का फेवरेट पास टाइम है कि भैया बगैर टिकट के जाएंगे, है ना, और उसके बाद हम बताते हैं भाई ऐसे करके आया मैं, आज बगैर टिकट के आया हूँ, मतलब इतना कॉन्फिडेंट, इतना प्राउड फील करते हैं बगैर टिकट के। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है रेलवेज को कि यार बहुत सारे लोग जो है पैसेंजर ट्रेन में वहाँ पे रेलवे चेक नहीं कर पाता है, तो इसलिए बहुत सारे पैसेंजर विदाउट टिकट ट्रेवल कर लेते हैं। थेफ्ट एंड डैमेज रेलवे प्रॉपर्टी, ये तो सबको पता ही है, रेलवे प्रॉपर्टी को थेफ्ट एंड डैमेज, क्योंकि वहाँ पे जो वॉशरूम होता है उसमें आप देखोगे एक मग बंधा हुआ होता है, मग भी चेन से वेल्ड होता है कि कोई तोड़ के ना ले जाए, है ना। कई बार देखा होगा शीशे उतार के ले जाते हैं लोग, है ना, पहले डेस्क तोड़ के ले जाते थे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता था रेलवेज़ को। कई बार क्या होता है, कहीं से रेलवे ट्रैक को तोड़ देते हैं बीच में से, छोटा सा तोड़ लिया टुकड़ा और उसको जाकर मार्केट में सेल कर दिया, ऐसे भी करते हैं लोग बाग, ठीक। फिर क्या है, पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरीली। कहीं भी भाई घर के सामने उतरना है ना, ये नहीं कि स्टेशन से 2 मिनट पैदल चल के आ जाएंगे, नहीं भाई मेरे घर के सामने ट्रेन रुकेगी भाई, ठीक है। वहाँ क्या करेंगे, वो चेन खींचेंगे, वो लाल रंग की चेन जो है ना, वो रेड कलर, सभी के दिमाग में एक बार फैंटेसी तो ज़रूर आती होगी, है ना, कि भाई इसको तो ज़रूर एक बार खींचूंगा मैं,
तुमने भी अगर ट्रेन में सफ़र किया होगा तो कई बार सोचा होगा कि यार इससे खींच के होता क्या सही में ट्रेन रुक जाएगी, इतनी क्यूरियोसिटी होती है। और इन लोगों का रोज का काम है कि भाई आज घर के सामने उतरेगा, भाई ट्रेन का चैन खींचा, उतर के चला गया, काम खत्म। कितना नुकसान होगा, पूरे का पूरा जो टाइम टेबल था रेलवेज का वो बिगड़ गया ट्रेन की वजह से, क्योंकि उस ट्रैक पर जितनी भी ट्रेन होंगी वो डिले हो जाएंगी। अब सोचो अगर 10 लोग अपने घर के सामने ट्रेन जो चेन है ट्रेन की वो खींचेंगे तो कितना नुकसान होगा, है ना। इसके बाद आता है पाइपलाइंस। ठीक है, पाइपलाइंस क्या है, क्रूड ऑयल और पीएनजी वगैरह को मूव करने में बहुत इजीली काम आती है। कई बार कुछ सॉलिड मटेरियल होता है जिसको आप स्लरी बना के एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। इनिशियल कॉस्ट तो बहुत महंगी है, उसके बाद कोई महंगाई नहीं होती। यानी कि जब आप इनको पाइपलाइंस को बिछाते हो उस टाइम पे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दोगे, लेकिन बाद में मौज है, कहीं पे कोई चीज़ रिपेयर करनी तो बहुत हल्का सा हिस्सा काट के उसको रिपेयर कर सकते हो। ईजी टू रिपेयर है, ईजी टू मेंटेन है और कोई डिले नहीं होगा। गैस की जो पाइपलाइन आपके घर में, आपने गैस ओपन की और एकदम से गैस आ गई, है ना, तो कोई डिले नहीं होता। इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस जो हैं ये देख लो, 3 पाइपलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एरो बना के भी दिखा रखा है तुम लोगों को। पहली है असम से लेके कानपुर, ठीक है, गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होते हुए, है ना, ये वाली डिगबोई असम में और हल्दिया कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यहाँ तक जा रही है ये। ठीक, सलाया इन गुजरात, सलाया से स्टार्ट होती है और जलंधर पंजाब तक जा रही है। ये मैंने 1 2 3 4 करके इस पर मार्क किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है तुम्हारी हजीरा इन गुजरात। ठीक है, नंबर 1 पे हजीरा और 5 पे कोटा, ऐसे भी जाती है। ठीक है, ये सब जगह होती हुई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश बहुत सारी जगह जाती है, यूपी में भी आ रही है ना। जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, जगदीशपुर नंबर 3 पे है, नंबर 4 पर बाबराला है। तो इतनी सारी जगह ये क्या है हमारे यहाँ पे, ये पाइपलाइंस हैं। तो याद कर लेना ये तीनों पाइपलाइंस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रही हैं, ये तुम्हें मैंने यहाँ पे बता दिया है ना। बाकी नोट्स में तुम्हें ये मिलना ही मिलना है। आगे चलते हैं, आगे पाइपलाइंस हम पढ़ चुके हैं। तो पाइपलाइंस पढ़ने के बाद अब बारी आती है वाटरवेज की। वाटरवेज मैंने तुम्हें 2 तरीके का बताया, एक इनलैंड और एक ओवरसीज। इनलैंड में जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवेज होते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ पे वाटरवेज भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, बहुत सारी जगह ट्रेवल करने के लिए सिर्फ आपको हार्डली 2 से 3 रुपए खर्च करने हैं, सबसे सस्ता है। तुम्हें लग रहा होगा 2 से 3 रुपए, मैं क्रूज शिप की बात नहीं कर रहा, वो 5 स्टार होटल वाले की है ना। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं जो नॉर्मल ट्रेवल के लिए आप जैसे फेरी होती है, फेरी लोगे तो फेरी लेने में आपको 2 से 3 रुपए खर्च होने, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होने। मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, ईजिली ट्रेवल कर सकते हो, है ना। फ्यूल एफिशिएंट है क्योंकि टाइड्स की भी हेल्प मिल जाती है मूव करने में बहुत ज़्यादा बार। इनलैंड नेविगेशन कितना इंडिया का, 14,500 किलोमीटर जो है इंडिया का इनलैंड नेविगेशन है, जिसमें से सिर्फ 5,685 किलोमीटर का ऐसा है जो आप कैसा मैकेनाइज्ड वेसल से, यानी कि मोटर वेसल जो है उससे उसको आप क्या कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। इसमें हमारे यहाँ पे जो है 5 नेशनल वाटरवे हैं। तो पहला वाटरवे, दूसरा वाटरवे और आपका 5वां वाटरवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ठीक है, मीन्स पहला और दूसरा तो 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, पहला दूसरा तो 100% पूछेगा ही पूछेगा, बाकी इन 3 में से पूछ सकता है, गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों को हमेशा पूछता है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा रिवर पर बना हुआ है, इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में। हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, भी पढ़ा था पीछे पाइपलाइन में। कितने किलोमीटर का है, 1620 किलोमीटर का। ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बना हुआ है, सादिया एंड डुबरी, 891 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 2 ये। ठीक है, सादिया एंड डुबरी। फिर है नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, ये है नेशनल वाटरवे ने वेस्ट कोस्ट कैनाल। ठीक है, 205 किलोमीटर का। नेशनल वाटरवे 4 कहां से, गोदावरी और कृष्णा, ठीक, रिवर्स अलोंग विद। नेशनल वाटरवे 4 ये है, यहां से गोदावरी कृष्णा पर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल वाटरवे 5 है। नेशनल वाटरवे 5 कहाँ पे बना हुआ है, नेशनल वाटरवे 5 देखोगे तो ये है, कहाँ पे, ब्रह्मणी एंड विद माताई रिवर डेल्टा, कौन से, महानदी और कौन सी रिवर पर, ब्रह्मणी रिवर पर। इसके बाद की बात करते हैं, तो इसके बाद इसके अलावा जो वाटरवे है, मंडवी, जुआरी एंड चमरूजा, सुंदरबंस, बराक एंड बैक वाटर्स ऑफ
केरला। ये 4 और हैं, तो 5 4 9 वाटरवे हैं, जिसमें से 2 तुम्हें बहुत जरूरी याद रखने हैं, नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 की डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद की कहानी आती है, ये हमारा जो मेजर पोर्ट्स है ना, इनलैंड वाटरवे के बाद क्या है, इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज। हाँ, ये हो गया आपका ओवरसीज वाला। इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। जो कोस्ट का एरिया है, जाहिर सी बात है ओवरसीज ट्रेवल हम वहीं से करेंगे, क्योंकि जो पेनिनसुलर इंडिया है वहीं से ज्यादा ट्रेवल होगा। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, यानी कि जो इंडिया में टोटल ट्रेड होता है उसका 95% कहां से होता है, इन कोस्ट से होता है। 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर इंडिया 100 रुपए का ट्रेड कर रहा है तो 68 रुपए का ट्रेड पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है। या इंडिया टोटल 100% ट्रेड कर रहा है तो उस 100% में से 95% जो ट्रेड है वो इन पोर्ट्स के थ्रू होगा। अब यहाँ पे कुछ मेजर सी पोर्ट्स हैं, वो तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मार्क करने के लिए आ सकते हैं। कितना इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, सबने पढ़ा था, साइज इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर 1 9th क्लास का। 7,516 किलोमीटर। इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर, यानी कि मेजर और माइनर पोर्ट्स हैं। 12 मेजर पोर्ट्स हैं, बाकी माइनर पोर्ट्स हैं। ठीक है, इंडिया 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड हैंडल्ड बाय द मेजर पोर्ट्स, ये हमने बताया। ये भी कांडला दीनदयाल पोर्ट इन कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे 2 मार्क में। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला बनने वाला पोर्ट कौन था? कांडला पोर्ट था, जो कहाँ पे है? गुजरात में। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि वर्ल्ड में जो पहला मैन मेड डॉकयार्ड बना था, यानी कि पोर्ट बना था, वो कहाँ बना था? लोथल, गुजरात में बना था, है ना। तो सोचो हमने कब बना लिया था? हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में भी हम पोर्ट से ट्रेवल किया करते थे। तो कांडला पोर्ट जैसा भी पढ़ा हमने, कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, इसका नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात वाले एरियाज का ट्रेड यहाँ से होता है। तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। गुजरात में ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री भी लगाई थी, सूरत। तो ये सारी की सारी कहानी किसके साथ है? पोर्ट्स के साथ है यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं हम मुंबई पोर्ट की। मुंबई पोर्ट जो है वो बिगेस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है। इसी को डीकंजेस्ट करने के लिए हमने कौन सा पोर्ट बनाया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया। वेल शेल्टर्ड हार्बर लिखा हुआ है, याद रखना। वेल शेल्टर्ड हार्बर का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा, इसको कहते हैं ना, शेल्टर मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ से प्रोटेक्शन मिलना, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, यानी कि इसको प्रोटेक्ट मिलती है, नेचुरली प्रोटेक्टेड है, वेल शेल्टर्ड। ठीक, उसके बाद आता है ममगांव पोर्ट, गोवा में है। ठीक है ना। एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री किसका? प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्ट है। अकाउंट्स अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। इंडिया का जो टोटल आयरन ओर एक्सपोर्ट है उसका 50% कहाँ से हो रहा है? मर्मगांव से हो रहा है, गोवा में। इसके अलावा आता है तूतीकोरिन पोर्ट, एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है, तमिलनाडु में। भी मैप पे दिखा दूंगा मैं तुम लोगों को कौन सा कहाँ पे है। दिस पोर्ट हैज ए नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड, हैज ए फ्लोरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज टू इवन आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव्स एटसेट्रा एंड द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के कोस्टल रीजन्स को भी ट्रेवल करते हैं। तूतीकोरिन साउथ में हुआ, तो इधर की साइड यानी कि साउथ ईस्ट की साइड और साउथ वेस्ट की साइड ट्रेवल करता है, ये सामान ट्रेड कराता है। नेचुरल हार्बर है, मैनमेड नहीं है, नेचुरल है, याद रखना ये चीज। पूछ सकता है नेचुरल हार्बर कौन सा है? तूतीकोरिन हार्बर नेचुरल है। हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है? कोलकाता में बनाया गया था। ठीक है, कोलकाता पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए। ऐसे यहाँ पे देखो, मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए हमने बनाया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और हल्दिया पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए हमने बनाया क्या? ये बनाया हमने कौन सा? कोलकाता पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए हमने बनाया हल्दिया पोर्ट। तो ये सारे के सारे मैंने तुम्हें मैप पे मार्क करके दे रखे हैं। ठीक है, तो मैप पे क्या मार्क करके दे रखे हैं ये तुम्हें मैं मैप नोट्स में अवेलेबल मिलेगा, तो वहां से तुम अपना मैप पे मार्क कर सकते हो। इसके बाद की कहानी देखो क्या कहती है। न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे? कर्नाटका में है। किस चीज का एक्सपोर्ट? आयरन ओर का। ठीक है, इससे पहले मर्मगांव था जो 50% करता है। कोची पोर्ट केरला में है, एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए लगून विद ए नेचुरल हार्बर, ये भी नेचुरल हार्बर है। ठीक, चेन्नई पोर्ट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड। अभी इंडिया में नेचुरल बहुत है, ये मैन मेड है। इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। सबसे ज्यादा मुंबई पोर्ट, उसके बाद दूसरे नंबर पे
यहां से एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट डीपेस्ट लैंड लॉक्ड, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, और डीपेस्ट बहुत अंदर आके पोर्ट बनाया गया है, कंट्री में बहुत ज्यादा अंदर तक आने के बाद इसको पोर्ट को डेवलप किया गया है। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीडर्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। पहले आयरन ओर एक्सपोर्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? ओडिशा में है। एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, ये भी आयरन ओर एक्सपोर्ट है। कोलकाता पोर्ट कहाँ पे? इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। इनलैंड रिवराइन पोर्ट का मतलब क्या है? रिवर्स की हेल्प से इनलैंड बनाया गया, यानी कि बहुत अंदर तक शिप आते हैं। यहाँ पे सिर्फ किसका? ओशियन का पानी ना होके रिवर का पानी है, रिवराइन पोर्ट है, यानी कि रिवर के पानी की हेल्प से हम यहाँ पे अंदर लेके आते हैं। सर्व द वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा। हिंटरलैंड क्या होता है? हिंटरलैंड होता है एक ऐसा एरिया, ऐसे मान के चलो कि जो वाटर शेड एरियाज होते हैं ना, यानी कि पुराना एरिया जो हो गया एक तरीके से, उसको हिंटरलैंड बोला गया है। एयरवेज के बारे में बात करते हैं। एयरवेज हमें पता है हमारे यहाँ पे दो तरीके से होती है, एक डोमेस्टिक होगी और एक इंटरनेशनल होगी। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? जो कंट्री के विद इन द कंट्री कर रही है ट्रेवल, और जो इंटरनेशनल है जो कंट्री से बाहर जा रही है। एयरवेज, द एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्रेस्टिजियस क्यों बोला गया? कि जो लोग एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा क्या मानते हैं? रिच फील करते हैं ना, कि हाँ भाई एलीट है भाई, है ना। इट कैन कवर डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से फ्लीव कर सकते हैं। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था, जिसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्विसेज स्टार्ट की थी। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, यानी कि पब्लिक सेक्टर का बन गया था। 1953 से पहले ये प्राइवेट सेक्टर टाटा के अंडर में था, अब किसके पास आ गया था? गवर्नमेंट के पास आ गया था। खैर अभी भी टाटा ने फिर से परचेज कर लिया है, ठीक है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, तुमने ये भी नाम सुना होगा हेलीकॉप्टर्स। पवन हंस हेलीकॉप्टर क्या है? कि आप जब जम्मू कश्मीर जाओगे वैष्णो देवी में, तो वैष्णो देवी तक ले जाने के लिए आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, या फिर आप हेलीकॉप्टर से इजीली जा सकते हो, है ना। शायद 5,000 रुपये का टिकट है कुछ, तो आप जा सकते हो वहाँ पे, नहीं तो आप पैदल भी जा सकते हो, है ना। और ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है, उसको जो रिज तक लेके जाने का काम है वो भी कौन करता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर करता है। एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल, आम आदमी की रीच में नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा कॉस्टली होता है, टिकट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। मीन्स आपको अर्जेंट बेसिस पे ट्रैवल करना है तो हो सकता है कि आपको नॉर्मल डेज में वो टिकट 2,000 रुपये का मिल रहा है, लेकिन अर्जेंट बेसिस पे आज ही ट्रैवल करना है तो हो सकता है उस टिकट की कीमत 8,000 रुपये भी हो। इट इज ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत ज़्यादा जो हिमालयाज हैं वो गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे एयर ट्रेवल को कॉमन पीपल के लिए थोड़ा सा इजी किया जा रहा है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, जैसे अमृतसर में राजा सांसी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद में राजीव गांधी, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, चेन्नई में मीनमबक्कम एयरपोर्ट। ये याद रखना, मैप में फिल करने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद की कहानी आती है कम्युनिकेशन। मैं आपके पास तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो कम्युनिकेशन में कितने तरीके का कम्युनिकेशन हमारा होता है? तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को समझो। मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पर्सनल और मास। पर्सनल यानी कि हम लोग एक दूसरे से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन। अब आप मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, तो वो क्या हो गया? मास कम्युनिकेशन, क्योंकि सिर्फ कोई एक सिंगल बंदा नहीं देख रहा, शायद हो सकता है बहुत सारे लोग देख रहे हो, तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका मास कम्युनिकेशन। या आप जो टीवी पे देखते हो वो भी क्या एक तरीके का मास कम्युनिकेशन है, जो न्यूज़ वगैरह आप सुनते हो। इंडिया पोस्टल नेटवर्क इंडिया का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। इवन हमारे यहाँ पे एक क्या कहते हैं, तैरता हुआ डाक खाना यानी कि पोस्ट ऑफिस है। कहाँ पे? डाल लेक श्रीनगर में। अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको एक बोट पोस्ट ऑफिस मिलेगा। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन। ये सारे के सारा वो मेंटेन करता है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास मेल में कौन से आते हैं? जो कार्ड्स, एनवलप्स और वो होते हैं, उनको फर्स्ट क्लास मेल बोला गया है। सेकेंड क्लास मेल में बुक, पैकेट्स वगैरह ये सब चीजें आती हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ चैनल बनाए गए हैं, है ना। आप देखते हो ना रेड कलर का
एक आपने देखा होगा, अगर आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो पोस्ट ऑफिस के सामने दो तरह के पोस्ट बॉक्स बने हुए हैं, एक रेड कलर का बना हुआ है और एक ग्रीन कलर का बना हुआ है। तो यहाँ पे राजधानी चैनल क्या है, जनरली इंडिया की कैपिटल से लिंक करते हुए हर स्टेट की कैपिटल को लिंक करेगा, उसको बोला गया है राजधानी चैनल, है ना। ग्रीन चैनल फास्टेस्ट मोड ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन है विद इन द सिटी, ग्रीन चैनल, है ना। आप इसको कहाँ डालोगे, अगर आपको अपने शहर में कोई लेटर पोस्ट करना है तो आप ग्रीन पोस्ट बॉक्स में डालोगे, ग्रीन जैसी उस पोस्ट बॉक्स में डालोगे तो वो समझ जाएगा जो पोस्टमैन है कि अच्छा ये लोकल का है। रेड वाले में आप पूरे इंडिया के डाल सकते हो। फिर आता है बल्क मेल चैनल, नाम से पता लग रहा है बल्क मेल, बहुत सारे मेल आपको करने हैं एक साथ, तो बल्क मेल। मेट्रो चैनल, मेट्रो सिटीज़ को लिंक करने के लिए कंट्री के। बिजनेस चैनल, अगर बिजनेस चैनल के लिए कि जो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, डील की जाएंगी, उनके बारे में। पीरियडिक चैनल, जिसके थ्रू आप न्यूज़पेपर या कोई भी चीज़ आप अवेलेबल आपके पास तक पहुँच रही, कोई बुक, कोई न्यूज़पेपर, तो वो क्या हो जाएगा, पीरियडिकल चैनल। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे ग्रीन चैनल कई बार पूछ लेता है 2 मार्क में कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी पर्टिकुलर सिटी में जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है। आज की डेट में टेलीफोन हो गया, लेकिन अगर पोस्ट के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा तो पोस्ट के कंटेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, ग्रीन चैनल लिखोगे बच्चा। इसके बाद कहानी आती है टेलीकॉम सेक्टर की। टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। अब से आज तो हम 4G यूज़ करें, कुछ टाइम पहले तक क्या होता था, वो देखा था ना, एक डायल वाला फ़ोन, उसको गोल गोल घुमाते थे रिंग करके, है ना, उससे फ़ोन डायल करते थे। फिर बटन वाले फ़ोन आए, फिर मोबाइल फ़ोन्स आए, फिर टच स्क्रीन फ़ोन आए, है ना, और अब तो पता नहीं कैसे कैसे फ़ोन आ गए हैं, है ना, फोल्डेबल फ़ोन आ रहा है, टच स्क्रीन, ये सब चीज़ें हैं। तो इंडिया में क्या है उस टाइम पे, STD, है ना, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बोला जाता है, ठीक है। पहले क्या होती थी, ट्रंक कॉल्स होती थी, आपको एक जगह से दूसरी जगह कॉल करनी है तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू कॉल हुआ करती थी। पोस्ट ऑफिस में आप अपना टाइम स्लॉट बुक करोगे कि इस टाइम पे मुझे यहाँ कॉल करनी है, तो जिस बंदे से आपको बात करनी होती थी, पोस्ट ऑफिस वाले उसको एक दिन पहले क्या कर दिया करते थे कि भाई उसको टाइम दे देना, वो इस टाइम आके आपको फ़ोन सुन लेगा। तो इस टाइप से करके ट्रंक कॉल चला करती थी। अब गांव वगैरह में नेटवर्क सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हर गांव में एक STD बनाई जाएगी, और वो STD ऐसी होगी कि जिससे वो 24 घंटे कहीं भी फ़ोन कर सकते हैं। इसने क्या किया, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेंथन कर दिया, है ना। फिर उससे पहले हम क्या भेजा करते, टेलीग्राम, जिसको हिंदी में तार बोलते हैं, फास्टेस्ट सर्विस वो थी। उसके बाद टेलीफोन हो गया, है ना। देयर इज ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD, आप कहीं भी फ़ोन करो, दिल्ली से आप जम्मू कश्मीर फ़ोन करोगे, कन्याकुमारी फ़ोन करोगे, कहीं भी फ़ोन करो XYZ, आपको क्या होगा, सारे का सारा पैसा एक ही समान लगेगा, अलग अलग पैसा नहीं लगेगा। मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी। पता है ना, आयोनोस्फीयर में हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो आयोनोस्फीयर में जो सैटेलाइट्स होती हैं उसकी वजह से हम ये टेली कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो जब हमने स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया, उसके बाद ये पॉसिबल हो पाया है। इसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी कि बहुत बड़ी जनता तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, तो वो होगा मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ऑल इंडिया रेडियो का लोगो। तो ये ऑल इंडिया रेडियो यानी कि इसको हम इंडिया में क्या बुलाते हैं, आकाशवाणी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रेडियो चैनल है, जिसने आज़ादी के टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू का पहला स्पीच था जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, है ना, तो वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो है उसको सबके पास तक पहुंचाया था। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस। सभी के लिए यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, दूरदर्शन। ठीक है, दूरदर्शन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल चैनल है ना। अब तो बहुत सारे चैनल हो गए, उस टाइम पे एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, DD नेशनल या DD स्पोर्ट्स। DD स्पोर्ट्स भी बहुत बाद में आया है ना, DD नेशनल और DD मेट्रो, 2 चैनल हुआ करते थे बेसिकली। शुरू में एक ही चैनल हुआ करता था, हर फ्राइडे को एक मूवी आएगी और संडे को जो कहते हैं ना, जो म्यूज़िक का हमारे यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो उस टाइम का कोई प्रोग्राम आया करता था संडे को, गानों का, है ना। सिर्फ ये था एंटरटेनमेंट के लिए। अब लोगों के पास तो दुनिया भर के, स्पॉटिफाई हो गया, है ना, अमेजन म्यूज़िक हो गया, पता नहीं क्या क्या, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से।
एजुकेशन के पर्पज से भी है, इंफॉर्मेशन पर्पज से भी है। एक प्रोग्राम आता है शाम के टाइम पे चौपाल। चौपाल क्या है, बेसिकली किसानों के लिए है कि वो किसान क्या कर सकते हैं, खेती में किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ की खेती करनी उनके लिए आसान रहेगी, क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक चैनल और चलाती है जिसको हम पार्लियामेंट टीवी बोलते हैं। पहले वो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के नाम से आता था, अब उनको मर्ज कर दिया गया, पार्लियामेंट टीवी कर दिया गया उसको। तो वो भी एक चलाती है, संसद टीवी जिसको बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वो भी। न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छपते हैं, सबसे ज़्यादा छपते हैं हिंदी में, फिर उसके बाद इंग्लिश और फिर उसके बाद उर्दू। ज़रूरत 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, मीन्स मोर देन 100 लैंग्वेजेस में आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर पब्लिश करते हो इंडिया में। ठीक है, पीरियडिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, डेली बेसिस पे भी हो सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी हो सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी हो सकते हैं, इतने तरीके से न्यूज़पेपर होते हैं हमारे यहाँ पे। फीचर फिल्म, फीचर फिल्म जो आप पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो कहीं भी जाके, उसको क्या बोला गया है, फीचर फिल्म बोला गया है। ठीक, अब ये जो फीचर फिल्म है इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसको बोला गया है CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। आप जब देखोगे मूवी स्टार्ट होती है तो उसके साइड में UA कुछ इस टाइप से करके लिखा हुआ होता है, तो वो जो है वो बताता है कि ये मूवी क्या है। A का मतलब क्या हो गया, एडल्ट, UA का मतलब क्या हो गया, अंडर एडल्ट सुपरविजन, है ना, इस टाइप से लिखा हुआ होता है। और यू इस सर्टिफिकेट्स देती है कि इस मूवी को कहाँ कब किसको देखना चाहिए। अगर एडल्ट मूवी होगी, आप अगर 18 साल से ज़्यादा के तभी आप थिएटर में उसको देख सकते हो, है ना। अगर UA लिखा हुआ है यानी कि आपके साथ किसी एडल्ट का होना ज़रूरी है अगर आप उस मूवी को देखने जा रहे हो, और U लिखा है तो उस पर कोई बार नहीं है, कोई भी देख सकता है उसको। ठीक है। ट्रेड, गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड सेंचुरीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। हमें पता है हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो हमारे ट्रेड रिलेशन है, मेसोपोटामिया, यानी कि आज की डेट में हम उसको क्या बुलाते हैं, मॉडर्न डे में मेसोपोटामिया का मतलब क्या हो गया बच्चा, ईरान हो गया। हाँ नहीं, ईरान तो पर्शिया था, इराक हो गया, है ना। मॉडर्न डे का इराक जो है वो क्या है, मेसोपोटामिया तक हमारे ट्रेड रिलेशंस थे। मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक प्लेस, वहाँ पे मार्केट्स होती है, जैसा भी बताया था हमने स्टार्टिंग में। ट्रेड के लिए जो है मार्केट्स की जरूरत होगी, मार्केट्स तक सामान पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। ठीक है, एयर, लैंड और रूट्स, वही यहाँ पे बताया गया। लोकल ट्रेड इज कैरिड इन द सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन 2 और मोर स्टेट। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होगा भैया, जो इकोनॉमिक बैरोमीटर बोला जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड जितना ज़्यादा करोगे वो कंट्री उतने ज़्यादा एडवांस मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली एडवांस मानी जाएगी। देख लो ना, चाइना जो है हर कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, जिस कंट्री का जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा वो कंट्री उतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो किस करेंसी में होती हैं, डॉलर्स में होती हैं। तो वो जो डॉलर है, डॉलर जो है उस डॉलर की वैल्यू है, आपके पास जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा डॉलर होगा उतनी ज़्यादा उस कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बैरोमीटर बोला गया है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का। ठीक है, इसके बाद की कहानी आती है, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन है, तो ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन है तो आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसके कंपोनेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, है ना। मींस आप दूसरे कंट्री को ज्यादा भेज रहे हो और अपने कंट्री में कम मंगा रहे हो दूसरे कंट्री से, तो ये हो जाएगा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अनफेवरेबल क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट घट जाएगा, है ना। मींस आप जरूरत से ज्यादा चीजें मंगा रहे हो लेकिन आप अपने कंट्री से कम चीजों को बाहर भेज रहे हो। ठीक, उसके बाद आता है इंडिया हैज ए ट्रेड रिलेशन विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। लगभग हर जगह हम ट्रेड करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। सबसे ज़्यादा हम क्या इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा नहीं बनता है। क्रूड ऑयल इंडिया में सिर्फ एक हमारे यहाँ पे KG बेसिन हो गया, एक बॉम्बे हाई हो गया, और एक जो हमारा असम वाला रीजन है यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेट्रोलियम या ऑयल मिल जाता है, बाकी कहीं भी ऑयल नहीं मिलता है। कमोडिटीज इंपोर्ट, वही मैंने बताया, पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सब केमिकल्स और जेम्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, ये हम सब लोग एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं, है ना। जैसे मार्बल हो गया, हमारे यहाँ राजस्थान में मार्बल बनता है, उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और कुछ इटालियन मार्बल या किसी और कंट्री का मार्बल हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। टूरिज्म, टूरिज्म क्या है, टूरिज्म भी एक तरीके का ट्रेड है कि बाहर से लोग घूमने आएंगे, उनके पास वहाँ पे इंडियन करेंसी तो होगी नहीं, तो वो क्या लेके आएंगे, डॉलर लेके आएंगे, डॉलर को एक्सचेंज करेंगे, डॉलर को एक्सचेंज करेंगे तो इंडिया के पास डॉलर आएगा,
तो ये सारी की सारी चीज़ हैज़ इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। मीन्स टॉप 4 डेस्टिनेशन है वर्ल्ड में इंडिया को अगर माना जाए, 4th नंबर पे आता है जो लोग बाग इंडिया में क्या करना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, वो लोग आएंगे तो इंडिया से कहते हैं ना एक सोवेनियर लेके जाएंगे, भाई हाँ हमें कोई यादगार चीज़ लेके जानी है, तो इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। आप देखो ना कहीं भी घूमने जाते हो वहाँ आसपास हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें बहुत सारी होती हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ से उनको हम ये चीज़ें सेल कर सकते हैं। हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज, वो लोग आएंगे तो इंडियन कल्चर के बारे में जानेंगे, हेरिटेज के बारे में जानेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में वो जान के यहाँ से जाएंगे और अपनी कंट्री में बताएंगे। जैसे इस्कॉन को अगर आप समझोगे तो है ना, इस्कॉन इंडिया में कृष्ण के बारे में लोगों ने देखा तो उन्होंने उसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में किस लिए विजिट करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। इको टूरिज्म करते हैं, हेरिटेज टूरिज्म करते हैं, जो बड़े बड़े महल हैं वहाँ रहना पसंद करेंगे, इको टूरिज्म करेंगे यानी कि एनवायरनमेंट वाला टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म करेंगे, बंजी जंपिंग वगैरह ये सब करते हैं। कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म, बिजनेस के लिए तो आते ही आते हैं, मेडिकल के लिए भी आता है, आयुर्वेदा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल, यानी कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं हम। कौन सी, टूरिज्म की, फ्यूचर में किसके लिए, लोगों के लिए। जैसे मैंने बताया कि 4th नंबर पे हो सकता है कल को हम 1st नंबर पे पहुंच जाए। कैसे पॉसिबल है, जब हम ये सब चीज़ें करेंगे। तो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, 1 शॉर्ट चैप्टर है, आप इसको पढ़ो, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं, चैप्टर को पढ़ो और जाके फोड़ो।